दिस इज द स्टोरी ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि थे जमशेदजी टाटा। 1858 इंडिया, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब ब्रिटिश राज ने इंडिया पर कब्जा किया ही था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से निकालने के बाद। उस टाइम पर दुनिया भर में टेक्सटाइल रेवोल्यूशन आया हुआ था और कॉटन इंडस्ट्री को खजाने की तरह देखा जाता था। उस टाइम पर अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, क्योंकि अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन उसके बाद 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका ने एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉटन प्रोडक्शन हब की तरह देखने लगे, क्योंकि हमारे पास फर्टाइल लैंड हुआ करते थे और नेचुरल स्ट्रैटेजिक सीपोर्ट्स अवेलेबल थे, जिससे दुनिया भर में कहीं पर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता था। बिकॉज ऑफ दिस अमेरिकन सिविल वॉर, इंडिया में कॉटन की डिमांड एकदम से बढ़ गई, जहां पर इंडिया 1861 में सिर्फ 31% कॉटन सप्लाई किया करता था ब्रिटिशर्स को, वहां पर 1862 में 91% कॉटन सप्लाई होने लगी थी इंडिया से। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन कॉटन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया। वॉर के बाद डिमांड थोड़ी तो कम हो गई, लेकिन फिर भी इंडिया 61% कॉटन सप्लाई किया करता था ब्रिटिशर्स। उस टाइम पर जमशेदजी के फादर नुशारवनजी टाटा एक ट्रेडर हुआ करते थे और जमशेदजी उनकी मदद किया करते थे उनके बिजनेस में। कॉटन की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही थी। उसी टाइम पर जमशेदजी ने 1869 में एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीद ली चिंच पोखली में, उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट किया और उसके 2 साल बाद उसको बेच दिया प्रॉफिट में। इस बिजनेस से उन्हें थोड़ी तो नॉलेज हो गई थी कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो थोड़ी और रिसर्च करना चाहते थे कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। उस टाइम पर वेस्ट कंट्रीज बहुत ज्यादा आगे थी इंडिया से इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड सिविलाइजेशन। तो फिर जमशेदजी टाटा ने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी इंग्लैंड से। वो बहुत सारी जगह गए, जहां से उन्हें कॉटन मार्केट के बारे में जो पता लगा, जो अच्छा लगा, वो उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया। उसके बाद जमशेदजी टाटा को ये तो समझ आ गया कि इंडिया के पास वो सब कुछ है जिससे इंडिया में एक कॉटन एम्पायर खड़ा हो सकता है। कोल माइन से एनर्जी मिल जाती थी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि लेबर्स आराम से मिल जाया करते थे, हमारे पास फर्टाइल लैंड हुआ करते थे और नेचुरल स्ट्रैटेजिक सीपोर्ट्स भी अवेलेबल थे, जिससे दुनिया भर में सप्लाई इजीली हो सकती थी कॉटन की। क्योंकि 1869 में स्विस कैनाल भी ओपन हो गया था, जिसकी वजह से बॉम्बे से लंदन का सफर 7000 किलोमीटर से कम हो गया था और 23 दिन भी कम लगने लगे थे इस ट्रिप में। इसकी वजह से इंडिया के सी पोर्ट्स के ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। इतने सारे एडवांटेजेस इंडिया के पास होने के बाद भी कमी थी तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज कॉटन मिल की। उस टाइम पर बॉम्बे में 15 मिल से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन वो सारे के सारे पुरानी मशीन्स के साथ काम किया करते थे। फैक्ट्रीज भी खंडर जैसी लगा करती थी और लोगों के पास स्किल्स और ट्रेनिंग की कमी हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर उस टाइम पर किसी भी फैक्ट्री में आग लग जाया करती थी तो उनके पास वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। और इन सब चीजों को ध्यान में रख के जमशेदजी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट करने के बारे में सोचा, जो कि दुनिया भर में हाई क्वालिटी कॉटन को सप्लाई करती। उस टाइम पर ज्यादातर मील बॉम्बे में हुआ करती थी, लेकिन जमशेदजी ने अपनी पहली मील नागपुर से स्टार्ट करी बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजन। नागपुर में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हुआ करता था, कोल सप्लाई भी पास में ही बड़ौदा से मिल जाया करती थी। उस टाइम पे इंडिया में रेलवे स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन जमशेदजी ने अपने टूर में रेलवे की इंपॉर्टेंस समझ ली थी। एंड नागपुर उस टाइम पर हैंडलूम इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद 1877 में जमशेदजी ने एम्प्रेस मिल की शुरुआत करी। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हाईटेक मशीन्स मंगवाने में और 4 महीने सिर्फ मशीन्स को मंगवाने में लग गए इंग्लैंड से। हाईटेक मशीन्स के साथ एम्प्रेस मिल की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जमशेदजी ने दूसरी प्रॉब्लम फेस करी, जो की थी लेबर मैनेजमेंट की। जितना नागपुर बॉम्बे से दूर है, उतना ही नागपुर के लोग बॉम्बे की इंडस्ट्रियल लाइफ से दूर थे। लोगों को डेली फैक्ट्री जाने का कोई शौक नहीं था, छोटी छोटी बातों पे छुट्टी कर लिया करते थे। और उस टाइम पर हालत ऐसी थी कि सिर्फ 80% लोग फैक्ट्री आया करते थे ऑन डेली बेसिस। और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग हायर फायर स्ट्रैटेजी का काम करते हैं, या फिर वो अपने वर्कर्स की सैलरी डिडक्ट कर लेते हैं इंडिया में। लेकिन जमशेदजी टाटा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उस टाइम पर उन्होंने पीएफ स्कीम चालू करी, जिससे उनके वर्कर्स रिटायरमेंट के बाद भी आराम से अपनी जिंदगी जी सके। उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस भी इंट्रोड्यूस किया अपने वर्कर्स के लिए और बहुत सारे इवेंट्स कराए, जिससे उनके वर्कर्स की बॉन्डिंग आपस में बढ़ सके। इसके बाद अटेंडेंस का कभी भी इशू नहीं आया फैक्ट्री में, और उसके बाद एम्प्रेस मिल की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ गई। जमशेदजी टाटा हमेशा रिसर्च एंड इनोवेशन पर फोकस किया करते थे, जिससे वो हमेशा अपने कंपटीशन से आगे रहते थे। वो महीनों महीनों ट्रैवल किया करते थे यूरोप की,
जिससे उन्हें ये समझ आ सके कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। एंड इन 1883 हिज टेक्निकल एक्सपर्ट जेम्स ब्रोक्सवायर ने देखा कि यूनाइटेड स्टेट में रिंग फ्रेम्स यूज की जा रही हैं और उन्होंने वो रिंग्स नागपुर में भेज दी ट्रायल्स के लिए। इन्वेंटर्स ने भी अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था, लेकिन जमशेदजी ने इसको ट्राई भी कर लिया था और अपनी मशीन्स में इक्विप भी कर लिया था, जिसकी वजह से जहां पर 6000 रेवोल्यूशन हुआ करते थे एक दिन में, वो बढ़ के 9000 से 12000 रेवोल्यूशन होने लगे थे एक दिन में, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ जमशेदजी टाटा ने अपने शेयर होल्डर्स को 18 लाख से भी ज्यादा पे किया था 30 साल के अंदर, जो कि आज के टाइम पर देखा जाए तो 100 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। And that was the time when strong foundation of Tata Group actually established, and that was also the time when Jamshedji Tata became one of the richest man in the world. ये सब होने के बाद भी जमशेदजी टाटा ने एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ा। जब उसके बाद उन्हें स्टील के बारे में पता चला, तब उन्होंने ये भी सोचा कि इंडिया में स्टील रेवोल्यूशन लाया जाए, जिससे दूसरी कंट्रीज इंडिया पर डिपेंड हो सके स्टील के लिए। एंड लास्टली ही डोनेटेड सो मच ऑफ हिज वेल्थ, और आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो होता है ऑलमोस्ट $102 बिलियन। एंड दिस मेड हिम द मोस्ट philanthropic पर्सन ऑफ 20th century. And this was the story of the biggest businessman who ever lived in India. I hope you like this story, and if you like this story, please hit that like button and that subscribe button to help us grow. And in the next video, we will discuss how Tata Steel changed India. So that's it. Have a nice day.